हाँ जी, तो राम राम जी सर। और क्यों, उम्मीद करूं बढ़िया होगा। क्या चला करी, बढ़िया चलती होगी। और थारे वास्ते एक न्यूज है, बहुत बढ़िया, बता दूं? लो देख लो फिर। RRB GROUP ग्रुप डी एग्जाम डेट कब है भाई? 17/11/2025 से आपके एग्जाम शुरू। आज की ब्रेकिंग न्यूज, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम डेट 17 नवंबर 2025 को ग्रुप डी के एग्जाम शुरू हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है आरआरबी ग्रुप डी में 10th बेस पर थी, ये पता ही होगा। बाकी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाके चेक कर लेना। मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको यही बतानी है कि हमारी जो इसमें साइंस आएगी, विज्ञान साइंस 30 नंबर की है भाई साहब, हल्के में मत लेना। 30 नंबर की साइंस है। तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, पीछे वाली सारी वीडियो देख लेना, और जो टॉपिक नहीं हुए हैं वो कमेंट सेक्शन में बता देना, अपने एक एक करके उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी आपको मैं करवा रहा हूं, वहां से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो प्रॉपर सारी वीडियो देख लेना, आपका साइंस का मैटर कवर होता चला जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? और ये अपने जो कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, देखो चीज वही रहती है। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी साइंस में कि रेलवे ग्रुप डी में अलग साइंस आती है, एनटीपीसी में अलग आती है, उसमें ये अलग आती है, उसमें ये अलग आती है। देखो बच्चों, कुछ अलग नहीं होता, सेम टू सेम होती है सारी चीजें। अपने बात कर लें, जैसे ईसीजी की बात कर लें, तो ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब ये क्वेश्चन उसने रेलवे ग्रुप डी में पूछ लिया, तो क्या ये जब राजस्थान चतुर्थ श्रेणी जो भर्ती है उसमें ईसीजी की फुल फॉर्म चेंज हो जाएगी? या कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक है तो चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, वो ही रहेगा ना। तो आप किसी भी चीज की तैयारी करो, आप बस अपने सब्जेक्ट पर कमांड बनाइए, साइंस को अच्छे ढंग से तैयार कीजिए, किसी भी कंपटीशन के लिए क्वेश्चन वहीं से आएंगे। ठीक है, तो जो मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। देखो एक चीज और है, कुछ कमियां भी होती हैं हमारे में, तो आप हमें वो भी बताइए। ठीक है, हम कई बार एग्जाम के हिसाब से करवाते हैं, ये नहीं कि कोई हाई लेवल करवा रहा है, कोई लो लेवल करवा रहा है। देखो अपने अपने टीचर्स की थिंकिंग होती है, मैं उस पर इतनी बात करूंगा। मैं जो ये सोचता हूँ एग्जाम के लेवल के आधार पर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, तो अब अपने चलते हैं आगे। अपना कमेंट सेक्शन में बच्चे का जवाब, एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर आप हमें करवाइए मानव रोग वाला। तो अपने सारा एक ही क्लास में मानव रोग कंप्लीट नहीं कर सकते, टुकड़ों में करेंगे, थोड़ा थोड़ा। आज कुछ क्वेश्चन कर लिए, कुछ अगली वीडियो में, कुछ अगली वीडियो में, ऐसे करके आपको मिक्सअप चलता रहेगा। जैसे यहाँ पर इस क्लास में जो क्वेश्चन कर लिए ना, वो अगली क्लास में रिपीट नहीं होंगे, ये मेरा प्रयास रहेगा। ठीक है, तो आप वैसे मानव रोग का चैप्टर अगर ये इस क्लास को देख रहे हो और आपके पास टाइम है, फिर तो पिछले से मानव रोग वाली 10 क्लासें देख लो, अगर नहीं है तो याद ये आपको देख लो। बेनिफिट आपको ये, अभी वहां पर सारे डाउट्स क्लियर हैं, कंसेप्ट क्लियर हैं, एक एक चीज डिटेल में समझाई हुई है। यहाँ पर अपने फटाफट रिवीजन करेंगे। चलती करते हैं शुरू। ठीक है, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू रोग होता है ना, वो कौन सा होता है? वो होता है बच्चों वायरस जनित रोग। वायरस जनित रोग, विषाणु जनित रोग। कौन सा? बर्ड फ्लू। कौन सा वायरस होता है? वायरस का नाम याद रखना, H1N1। कौन सा वायरस है? H1N1 वायरस होता है। ठीक है, वायरस की मैं आपको एक खास बात बता देता हूं। वायरस की खोज वगैरह मैंने आपको बता दी है। जो वायरस में न्यूक्लिक पदार्थ होता है, कौन सा? न्यूक्लिक पदार्थ क्या होता है? पूछा गया क्वेश्चन है। आरएनए व प्रोटीन मुख्य होता है, आरएनए व प्रोटीन होता है। और आपको पता है वायरस को सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी बोला जाता है। तो बर्ड फ्लू का वायरस कौन सा है? H1N1। पहला क्वेश्चन क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एचआईवी की खोज। किसकी खोज? एचआईवी की। कमेंट सेक्शन में बच्चे जवाब दीजिए कि एचआईवी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एचआईवी की फुल फॉर्म होती है प्यारे बच्चों, क्या होती है? देखिए कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो क्या? चलो मैं बता देता हूं। इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी ऑफ वायरस, या ह्यूमन इम्यूनिटी डेफिशिएंसी ऑफ वायरस। ठीक है, ये होती है एचआईवी की फुल फॉर्म। एचआईवी कौन से रोग को फैलाता है? सर एचआईवी एड्स रोग को फैलाता है। कौन से रोग को फैलाता है? एड्स रोग को फैलाता है। कि कौन से रोग को फैलाता है? एड्स रोग को। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी ऑफ सिंड्रोम।
उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, ठीक है। सिंड्रोम का क्या अर्थ होता है? सिंड्रोम का अर्थ रोगों का समूह होता है, आपने बताया था, हमें याद है, बहुत अच्छी बात है जी। तो जो वायरस है कौन सा? HIV, इसकी खोज किसने की थी? HIV की खोज की थी रॉबर्ट गैलो। किसने की थी? HIV की खोज की थी प्यारे बच्चों रोबर्ट रोबोट भी हो सकता है, रोबोट भी हो सकता है, रॉबर्ट गैलो, ठीक है। यहां पर मैं आपको इस गैलो के नाम से एक और बता दूं, गैलीलियो, ये नाम है ना, ये भी एक वैज्ञानिक है, ये और वैज्ञानिक है, बस इसके नाम से याद आ गया इसलिए सोचा आपको बता दूं। इसको विज्ञान का पिता कहा जाता है, विज्ञान का पिता, फादर ऑफ साइंस। इसने दूरबीन को बनाया था भाई, दूरबीन की खोज। पूछा गया क्वेश्चन, जैसे जैसे मेरे क्वेश्चन दिमाग में आते जाएंगे मैं आपको साथ के साथ कनेक्ट करके करवाता चलूंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। चलिए, हाइड्रोफोबिया क्या होता है भाई? हाइड्रोफोबिया बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। हाइड्रोफोबिया ये एक बीमारी है, ठीक है। मानव रोग कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, रोगों की ही बात करेंगे। हाइड्रोफोबिया कौन सा? हाइड्रोफोबिया। इसमें क्या होता है? व्यक्ति या रोगी को पानी से डर लगता है, पानी से डरता है, ठीक है। किससे डरता है? पानी से। आप इसको, मैं सिर्फ रियल लाइफ इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको कनेक्ट करने के लिए बता रहा हूं। पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। इस H2 को हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन से हाइड्रोफोबिया, यानी कि पानी से फोबिया का मतलब डरना से कनेक्ट कर लो, तो पानी से डर लगता है। इसका जो अन्य नाम होता है वो होता है रेबीज, रेबीज रोग। ये तो सभी जानते हैं, रेबीज रोग होता है जो कुत्ते के काटने से फैलता है। तो रेबीज रोग में कौन सा वायरस होता है? रेबीज रोग में सर रेब्डो वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है? रेब्डो वायरस। इसका इलाज क्या है? इसमें इंजेक्शन लगता है। कौन सा? रेबीज के इंजेक्शन, रेबीज के इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में होनी चाहिए, रेबीज, रेब्डो, रेबीज के इंजेक्शन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। छोटी माता, छोटी माता अगला रोग है हमारा, छोटी माता। छोटी माता का अन्य नाम होता है चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, ठीक है। इसमें जो वायरस होता है वो होता है वेरिसेला, वेरिसेला। और बड़ी माता को बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। क्या बोलते हैं? बड़ी माता को बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। कंफ्यूज मत होना बच्चों। अब आप देखोगे कि सर स्मॉल का मतलब तो छोटा होता है, इसलिए स्मॉल पॉक्स छोटी माता और चिकन पॉक्स होता है बड़ी माता। ऐसा नहीं होता प्यारे बच्चों, छोटी माता होती है चिकन पॉक्स और बड़ी माता होती है स्मॉल पॉक्स। तो छोटी माता का वायरस होता है वेरिसेला और बड़ी माता का वायरस होता है आपका वेरियोला, वेरियोला, ठीक है। एक बार फिर लिख रहा हूं, छोटी माता, बड़ी माता, बड़ी माता माऊ, छोटी माता चाची, ऐसे ही होता है क्या? छोटी माता चाची, बड़ी माता माऊ, चलो कोई बात नहीं। अब छोटी माता का नाम होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है? चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। और बड़ी माता का होता है स्मॉल पॉक्स। क्या होता है? स्मॉल पॉक्स। इसमें जो वायरस होता है कौन सा होता है भाई? वेरिसेला छोटी माता में, और इसमें वेरियोला, वेरियोला। चलिए हो गया क्लियर। आगे बात करते हैं चेचक। अगला रोग कौन सा है? चेचक। लीजिए अपने चेचक की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। चेचक, इसमें कौन सा वायरस होता है? चेरियोला, चेरियोला, ये हो गया, ठीक है। इलाज क्या है इसका? चेचक का टीका, चेचक का टीका। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा? क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये बनेगा कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन बनेगा। चेचक के टीके की खोज, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक के टीके की खोज। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी,
किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए प्यारे बच्चों, अगली बात, जुकाम लगता है क्या? जुकाम कैसे? ऐसे सारे दिन ऐसे ऐसे करते रहते हो ना, फिर नाक में बोलते हो। किसमें बोलते हो? नाक में। तू काटो देख मैं लब्बर लिखूं, ऐसे बोलते हो ना। चलिए तो अपने देखते हैं इसके बारे में आगे। क्या है अगली बात? वायरस होता है, ये वायरस जनित रोग है भी प्यारे बच्चों, वायरस जनित रोग। इसमें जो वायरस होता है वो कौन सा होता है? राइनो वायरस। कौन सा? राइनो। राइनो की जगह आपको कहेंगे रिनो भी लिखा हुआ आ सकता है। कौन सा? रिनो। अब देखो कैसे याद करोगे इसको, थोड़ा सा मजाक में है पर याद करवाना जरूरी है। देखो जब आप रोते हो, जब आप रोते हो तो पानी आता है आंखों से, आंखों से आता है। और जुकाम होता है तो पानी आता है नाक से, यानी कि जुकाम होता है तो नाक रोने लग जाता है, सॉरी जुकाम होता है तो नाक रोने लग जाता है ना, तो राइनो से रोना याद कर लो, बस हो गया याद, क्या दिक्कत है। आपको एक बात और बतानी रहेगी, जो वायरस जनित रोग जितने भी होते हैं ना, उन पर प्रतिजैविक असर नहीं करती, प्रतिजैविक का प्रभाव नहीं होता या प्रतिजैविक असर नहीं करती। ये बात प्यारे बच्चों ध्यान दे लेना, ठीक है। चलिए आगे, हैजा। कौन सा रोग है? हैजा। हैजा का जो वायरस होता है वो होता है विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा, ठीक है। हैजा का एक अन्य नाम होता है कोलेरा, सीधा कोलेरा रोग भी बोल देते हैं। तो कोलेरा, हैजा, विब्रियो कोलेरा, ये वायरस है इसका। अब देखो हैजा जो है, जितने भी रोग मैंने ये बताया ना, जिसमें आपको विषाणु जनित है, जीवाणु जनित है, प्रोटोजोआ जनित है, कवक जनित है, ये चारों रोग किस प्रकार के होते हैं? ये संक्रामक रोग होते हैं, मैं पीछे क्लास में आपको बता चुका हूं, ठीक है। हैजा, तो हैजे में क्या होता है? बंदे को लूज मोशन लगते हैं, ठीक है। जिस रोगी को लूज मोशन लगते हैं, मुंह से दुर्गंध वगैरह आती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है, भूख वगैरह नहीं लगती, ये सारे उसके लक्षण होते हैं। तो उस रोगी को उबाल कर पानी वगैरह देना चाहिए, बस यही इसका इलाज है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया इसमें आपको याद रखना है, कैसे याद रखोगे? यहां पे मैं करवा देता हूं डिप्थीरिया, इसको कैसे याद आप रखोगे। चलिए डिप्थीरिया करवा दो, डिप्थीरिया याद कर लो, फिर क्या दिक्कत है। डिप्थीरिया, 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 लो जी डिप्थीरिया। कौन सा रोग? ये तो रोग है, नाम लिख लो। कौन सा होता है? कोरोनी बैक्टीरियम, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, डिप्थीरियाई, बस डिप्थीरिया से डिप्थीरियाई हो गया याद। क्या याद करना? कुछ नहीं याद करना। टीबी, टीबी, टीबी को क्षय रोग भी बोलते हैं, काक भी बोलते हैं, ये नाम मैंने आपको पीछे करवा दिए थे ना, क्षय रोग, काक, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ये इसके नाम है। तो इसके जो जीवाणु होगा वो कौन सा होगा? माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, बस। चलते हैं आगे, फाइलेरिया गोल कृमि, कुछ नहीं है इसमें। निद्रा रोग, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। चलो इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। निद्रा रोग में देखो लक्षण क्या होंगे? बंदे को नींद आएगी, मानसिक और शारीरिक निष्क्रियता हो जाएगी। निद्रा रोग की पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। निद्रा रोग, ठीक है, बंदे को क्या होगा? रोगी को क्या होगा? सारा दिन नींद आएगी, यानी कि उसका शरीर भी निष्क्रिय रहेगा, बस ऐसे, बस ठीक है, ठीक है। और मानसिक रूप से भी अस्वस्थ रहेगा, यानी कि शरीर और दिमाग दोनों क्या हो गए? उसके निष्क्रिय हो जाएंगे, यानी कि थोड़ा काम करेंगे या काम करना बंद कर देंगे, यानी कि व्यक्ति सारा दिन निंद्रा में रहेगा, अपनी मस्ती में, ठीक है।
चलिए, निद्रा रोग, इसका जो विषाणु है वो है कौन सा है? ट्रिपनेसोमा, ट्रिपनेसोमा गैम्बियंस प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी भाई? किसने की थी? अब से पहले 1000 बार बता चुका हूं, 1001वीं बारी और बता देता हूं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। प्रोटोजोआ का जो अध्ययन होता है, ये बात याद रख लेना, प्रोटोजोआ का अध्ययन कराता है प्रोटोजूलॉजी या प्रोटोलॉजी, एक ही बात है, प्रोटोजूलॉजी या प्रोटोलॉजी, इसका अध्ययन कराता है। डेंगू, डेंगू रोग में क्या होता है? डेंगू वायरस जनित रोग है, डेंगू वायरस से होता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो खास बात है वो आपको ध्यान रखनी है। डेंगू किससे होता है? पहली बात तो डेंगू रोग मच्छर के काटने से फैलता है, मादा एंडीज मच्छरी, अलग अलग प्रजातियां होती है। लेकिन डेंगू रोग में जो सबसे प्रभावित चीज होती है वो क्या होती है? आपको ध्यान रखना, उसमें व्यक्ति की प्लेटलेट सेल डाउन हो जाती है। क्या हो जाती है जी? प्लेटलेट सेल होती है। कौन सी सेल? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जिसे अपने नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना, प्लेटलेट डाउन होगी, ठीक है। प्लेटलेट सेल डाउन हो जाती है, रोकी गई। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हृदय की धड़कन को नियंत्रण, दिल की धड़कन का नियंत्रण पोटेशियम, लाओ जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। दिल की धड़कन को नियंत्रण कौन करता है भाई? नियंत्रण करता है, तत्व पूछ रहा है, ठीक है। कौन करता है? के। कौन सा तत्व? के। कितने नंबर पे आता है के? 19 नंबर पर, 19 नंबर पे आता है ना। अब देखो इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है पोटेशियम। क्या नाम होता है? पोटेशियम। और इसका एक अन्य नाम भी होता है जिसे बोलते हैं कैलियम। क्या नाम होता है? कैलियम। पोटेशियम कैलियम का ही नाम है। ये मैंने केमिस्ट्री में करवा दिया था आपको, धातु और अधातु वाले चैप्टर में, ठीक है। पोटेशियम आपको पता है धातु है, S1 का तत्व, ये सारी बातें आपने कर ली थी। तो दिल की धड़कन का नियंत्रण कौन सा तत्व करता है? पोटेशियम करता है। ये बात भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी की। तो कीमोथेरेपी 2013 में इसका शब्द का उपयोग किया गया, ठीक है। किसने? पाउल एडरिच ने, पाउल एडरिच ने, ठीक है, 2013 में। ईईजी विद्युत मस्तिष्क सेल, जैसे दिल की धड़कन को नापने के लिए क्या होती है? ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वैसे मस्तिष्क की जो तंत्रिका आवेग होता है, मस्तिष्क का तंत्रिका आवेग को नापने के लिए विद्युत मस्तिष्क लेख, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, ठीक है। ये अपने मानव रोग से लगभग अपने 20 से 25 क्वेश्चन किए हैं, और इस 20 से 25 से आपको जो मैंने बोले हैं, अगर आप उसको ध्यान से सुनोगे, नोट करोगे, तो आपको क्वेश्चन लगभग 20 से 25 से मैंने 70 से 80 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं अपने कौन से टॉपिक पे करें? चलिए धातु की अपने बात कर रहे थे ना, तो धातु की मैं आपको एक धातु की एक बात बताऊंगा। ये होती है सोडियम धातु। कौन सी धातु? सोडियम धातु 11 नंबर पे आती है, यानी कि परमाणु क्रमांक 11। सबसे सॉफ्ट धातु होती है, सबसे सॉफ्ट, यानी कि सबसे कोमल होती है। ये क्या होती है? सबसे कोमल होती है। इतनी कोमल होती है, कितनी कोमल होती है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। देखो मेटल होती है या धातु होती है ना, वो वैसे कठोर होती है, जैसे लोहा होता है, सोना होता है, चांदी होती है, ठीक है। तो ये सारी चाकू से नहीं करती, लेकिन सोडियम धातु ऐसी होती है कि इसे आप चाकू से काट सकते हो। ये इतनी क्रियाशील होती है कि इसे कैरोसिन में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? कैरोसिन में, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। खुले में से नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन या नमी के साथ अभिक्रिया करके आग पैदा करती है। क्या पैदा करती है? आग पैदा करती है। अगर आप इस सोडियम धातु को खुले में छोड़ दोगे तो ये आग पकड़ लेगी। जैसे अपने यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं सोडियम को रख दूं तो ये आग पकड़ लेगा नमी से, ठीक है। और अगर इसे आप पानी में डाल दोगे, डायरेक्ट पानी में डिप कर दोगे, तो ये विस्फोट से मतलब विस्फोट करेगा ये, ठीक है। ये होती है अपनी इतनी बातें सोडियम की। और चलिए कुछ बातें और कर लेते हैं अपने अलग से। बताइए भाई किसके बारे में बात करें? मानव रोग की चर्चा कर ली, भौतिक रासायनिक परिवर्तन की चर्चा कर ली, धातु है धातु की थोड़ी बहुत चर्चा कर ली, और 3 टॉपिक हो गए। मानव शरीर की वैसे अपने चर्चा कर ही ली है, 4 हो गए।
अनुवांशिक की चर्चा कर ली, 5 हो गए, और एक आधा टॉपिक हो रहा है, वो मुझे थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा। तो लगभग इतने टॉपिक की चर्चा कर लिए, फिर भी अपने कुछ चीजें रहती हैं, जैसे मैंने वस्तु को देखना आपको बता दिया था, प्रकाश का परावर्तन बता दिया था। लो जी, आपको एक चीज बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है एक समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण। तो दर्पण में आप हमेशा ध्यान रखना, जहां पर दर्पण शब्द आ जाए वहां पर हमेशा प्रकाश का परावर्तन ही होगा। क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन होगा। सुबह सुबह उठ के अपना मुंह देखते हो ना आप मिरर में, शीशे में, कि मैं कैसा लग रहा हूं, है ना? तो वो आप मिरर में इसी वजह से देख पाते हो क्योंकि प्रकाश का परावर्तन होता है। अब ये एक मिरर है और यहां पर इसके सामने मैंने एक सेम टू सेम वैसा मिरर एक और रख दिया। ये 2 मिरर हैं, तो इस मिरर की इमेज इसमें बनेगी, इस मिरर की इमेज इसमें बनेगी। तो कुल कितनी इमेज बननी चाहिए? इमेजिन करो। कई कहेंगे सर 2 इमेजिन बनेगी, इसकी इसमें बन जाएगी, इसकी इसमें बन जाएगी, 2 ही बनेगी। नहीं बेटा, इसमें जो इमेज बनेगी कितनी बनेगी? इन्फिनिटी, अनंत। कैसे सर? जो इसमें दिख रहा है वो इसमें दिखेगा, जो यहां पे दिख रहा है वो इसमें दिखेगा, इसमें दिख रहा है वो इसमें दिखेगा। ये चक्कर लगातार चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, अनंत तक। प्रैक्टिकल करना हो तो घर पे 2 मिरर ले लेना, होते ही हैं। दोनों मिरर को आपको पता है, अगर एक दो आजकल बहुत बाथरूम में लगे होते हैं, सीधे नॉर्मल घरों में दीवारों पे लगे होते हैं, ठीक है, वो तो आप उठाना मत, घर वालों से मार खा लोगे बिना मतलब की। ऐसे करना, शॉप से छोटे छोटे मिरर ले आना, 2, उनको आमने सामने देखना। आपको ऐसे लगेगा इसकी मिरर इसमें बन रही है, इसकी इमेज इसमें बन रही है, इसकी बन रही है, मतलब आपको इन्फिनिटी तक दिखाई देगा, ठीक है। और जो मेल होते हैं वो सैलून में जाते हैं बाल वगैरह कटाने, तो वहां पर भी आपको यही चीज दिखाई देती है। इधर वाली इमेज इसमें दिख रही होती है, इधर वाली इसमें दिख रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि हम लाइन में पता नहीं कितने बंदे बैठे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि 2 समतल दर्पण को अगर आमने सामने रखा जाए तो कितने प्रतिबिंब बनते हैं? इन्फिनिटी प्रतिबिंब बनते हैं। ये एक बार एग्जाम में पूछा था, इसलिए मेरे दिमाग में आ गया कि आपको बता दूं। शुष्क बर्फ क्या होती है भाई? शुष्क बर्फ, लो जी, शुष्क बर्फ। अब आप सोचोगे कि शुष्क बर्फ है, बर्फ किससे बनती है? बर्फ बनती है सर पानी से, तो बर्फ का सूत्र होगा H2O। नहीं, शुष्क बर्फ होती है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड है, निम्न टेम्परेचर, निम्न ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2 होती है आपकी शुष्क बर्फ। ये भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आज एक चीज मैं आपको और बताता हूं जो मुझे बतानी ऐसे लगा भी बतानी चाहिए। चलिए, थोड़ी सी मजाक भी है, इंटरेस्टिंग भी लगेगी, ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना इस चीज को। चलिए करते हैं बात। ये वीडियो मैंने देखी थी, मैंने ये बुक्स में नहीं पढ़ी थी, लेकिन एक मैडम जो साइंस करवाते हैं उनकी मैंने वीडियो देखी थी, वहां से मुझे ये बात पता चली, तो मुझे ये लगा कि आपके साथ साझा करनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या बताया था कि जब शादी होती है, जब शादी फिक्स हो जाती है कि फलानी तारीख को शादी है, ठीक है, तो घरों में कुछ रस्में करवाई जाती हैं, घरों में कुछ रस्में करवाई जाती है, जिसमें एक रस्म होती है हल्दी लगाना, हल्दी रस्म होती है ना, होती है, कन्फर्म होती है, और लगभग 5 दिन पहले शुरू होती है शादी से, ठीक है। राजस्थानी कल्चर या बागड़ी कल्चर में इसको बोलते हैं बिरद बैठना, बिरद बैठ गई, और वैसे नॉर्मल भाषा में उबटन लगाना, ठीक है। और वैसे इसको हल्दी लगाने को पिट्ठी लगाना भी बोलते हैं, उसके बारे में अपने आपको पता ही है, सीधी सी बात है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, हल्दी आप सब्जी में डालते हो, सब्जी में डालते हो ना, तो एक मसाला है हल्दी, तो फिर शादी में हल्दी क्यों लगाते हैं? नमक लगा लो, हल्दी क्यों लगा रहे हो? नमक, यहां पर हल्दी की रस्म कर रहे हैं, नमक की रस्म कर लो ना। ये मैं आपको साइंटिफिक रीजन बताऊंगा। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए ये चीजें बता रहा हूं। अगर किसी को बुरा लगे तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, ठीक है। सिर्फ मेरा काम पढ़ाना है, आपको जो चीज बताना है वो। हल्दी इसलिए लगाई जाती है कि हल्दी में होता है, और हल्दी एक एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। इसको समझो, क्या है एंटीऑक्सीडेंट? एंटीबायोटिक भी है हल्दी, बहुत बढ़िया। एक हल्दी एक प्रकार की, आपको ना औषधि कह सकते हो आप इसे, औषधि, ठीक है, दवाई कह सकते हो।
पहले एंटीबायोटिक की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके चोट वगैरह लगी है, दर्द हो रहा है, ठीक है, चोट लगती है, तो आपको क्या क्या दूध में हल्दी डालकर पिला दी जाती है। दूध में हल्दी डालकर पिला दी जाती है, आपका दर्द भी कम होता है और आप जल्दी रिकवर हो जाते हो उस चोट से, ठीक है, चोट आपकी जल्दी ठीक होती है। तो ये बहुत बढ़िया औषधि है। अब एंटीऑक्सीडेंट की बात कर लेते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? देखो हमारी बॉडी, आपको पता है जो मानव शरीर होता है ना, वो एक रासायनिक अभिक्रियाओं का कारखाना है हमारा शरीर। और वैसे हमारे शरीर में रासायनिक अभिक्रियाएं सबसे ज्यादा होती है यकृत में, ठीक है, नॉर्मली यकृत में होती है, वैसे हमारे शरीर में इन्फिनिटी अभिक्रियाएं चलती रहती हैं। अब इस चीज को समझो, देखो ये अभिक्रियाएं लगातार हमारे शरीर में चल रही हैं, तो उसके दौरान O2 के अणु बनते हैं फ्री, यानी कि ये ऑक्सीजन हमारे काम की नहीं होती, फ्री ऑक्सीजन के अणु बनते हैं और ये हमारे शरीर में ना तो एब्जॉर्ब होते हैं और ना ही वो काम आते हैं। अब आपको पता है जो चीज हमारे शरीर में काम की नहीं है तो उसे बाहर तो निकालना पड़ेगा, बॉडी बाहर भी निकालती है, लेकिन कई बार क्या होता है, ये बॉडी में जो स्किन होती है हमारी, उसके जो नीचे सेल होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी कि नुकसान पहुंच जाती है उनकी सेल को। क्या करते हैं? नुकसान पहुंच जाती है, सेल हो जाती है डैमेज। अब जैसी सेल डैमेज होगी तो क्या होता है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं, ठीक है, स्किन खराब होने लगती है। जैसे कि आप 20, 22, 25, 30 साल के और आप 7, 8 साल ज्यादा एज के लगने लगते हो, कहते हैं ना मेरे फेस पे झुर्रियां पड़ गई, ठीक है, वही चीज होती है। ये फ्री ऑक्सीजन के अणु होते हैं, वो आपके फेस की डेड सेल, स्किन सेल्स को डेड कर देते हैं, इसकी वजह से झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा घरों में जो फीमेल होती है, लड़के तो ज्यादा बेचारे इस चीज पे नहीं ध्यान देते, लड़कियां जो होती हैं वो चीज पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देती हैं, वो फिर लगाते हैं, हल्दी लगाती हैं चेहरे पे, हाथों पे, ठीक है, पैरों पे, इस तरह से, ठीक है। तो वो जो ये जो होते हैं ना एंटीऑक्सीडेंट, वो जो फ्री ऑक्सीजन के अणु है इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, समझे मेरी बात? ये अपने हल्दी लगाई, ये फ्री ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब कर लेगी, हमारी स्किन को जो डेड होने से बचा लेगी, ठीक है, या जो यहाँ पर त्वचा में कुछ ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन पड़ी है उसको ये खत्म कर देगी। एंटी का मतलब विपरीत, ऑक्सीडेंट का मतलब होता है फ्री ऑक्सीजन के अणु, इसलिए हल्दी लगाई जाती है, इसलिए हल्दी लगाई जाती है, समझ में आई बात? ठीक है। बाकी धार्मिक रीजन और है कि सुंदरता का प्रतीक होता है और पीला रंग एक अच्छा भी रंग है, ये सारी चीजें है उसमें, ठीक है। वो अपने धार्मिक, आप जब राजस्थान जियोग्राफी पढ़ते हो हमारे राजस्थान के कल्चर में, तो वहां पर आपको जो शादी की रस्में होती हैं, रीति रिवाज होता है, वहां पर आपको ये चीजें करवाई जाती हैं, ठीक है, शादी की रस्में। और जब आपकी शादी होगी तब आप इस रस्म से भी गुजरोगे, ठीक है। मेहंदी के बाद मैंने आपको बता ही दिया था, मेहंदी की रस्म होती है, तो मेहंदी का रचना कौन सा परिवर्तन होता है? मेहंदी का रचना रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ऐसे किसी को दोष मत दिया करो कि आप मेरे से कम प्यार करते हो, मेरी मेहंदी नहीं रची, तो उसने उस बेचारे का या उस बेचारी का कोई दोष नहीं है, ये मेहंदी का दोष है, केमिकल का फर्क होता है। इस वजह से कई बार मेहंदी कम अच्छी क्वालिटी की होती है वो ज्यादा रच जाती है, और जो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती वो कम रचती है, और कोई रीजन नहीं है, प्यार पूर्वक बेचारा आपसे उतना ही करता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये बात आई समझ में हल्दी की। हल्दी में क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। वैसे टमाटर में भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, दही में भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो ये चीज आप यूज कर सकते हो, और आपको समझ में ये चीज उम्मीद करता हूं आ गई होगी, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, अगर आपकी बॉडी में किसकी कमी है? एचबी की। एचबी की कमी अपने बोल देते हैं खून की कमी। किसकी कमी? खून की कमी। खून की कमी, तो खून में आरबीसी की कमी, लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होता है? एचबी। एचबी का पूरा नाम होता है प्यारे बच्चों, बताइए भाई, पूरा नाम होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, तो यहां पर हिम का अर्थ होता है आयरन, और ग्लोबिन का अर्थ होता है प्यारे बच्चों प्रोटीन होता है, ये ग्लोबिन, ठीक है। तो जब एचबी बनता है तो इसमें आयरन, तो आपको क्या कहा जाता है कि आयरन की दवाइयां खाइए। क्या खाइए? आयरन की दवाइयां खाइए, ये, या जिससे आयरन हमें पालक से, चुकंदर से, इनसे प्राप्त होता है, ठीक है। और जो आप लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाकर खाइए। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, डॉक्टर आपको ना कभी ये राय देता है, क्या राय देता है कि आप है ना, जो कढ़ाई होती है, कौन सी? लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई में आप सब्जी बनाइए, उसके बाद में जब आप वो सब्जी, लोहे की कढ़ाई वाली सब्जी खाते हो ना, तो उसमें आप क्या कीजिए? नींबू को ऐड कर दीजिए। किसको? नींबू को। कौन सा अम्ल होता है नींबू में? सिट्रिक अम्ल ना, सिट्रिक अम्ल। और नींबू में विटामिन पूछे तो विटामिन होता है सी।
अगर आप आयरन की दवाई ले रहे हो या आयरन की ये चीजें खा रहे हो तो उसमें विटामिन सी ऐड कर दीजिए, तभी आयरन आपकी बॉडी में क्या होगा, अवशोषित होगा। क्या होगा, अवशोषित। आयरन के अवशोषण के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है, नहीं तो आयरन का अवशोषण नहीं होता। अगर आपने खून की कमी है, आप आयरन वाली चीजें खा रहे हो, तो साथ के साथ विटामिन सी की भी चीजें आपको खानी चाहिए। अब विटामिन सी किसमें होता है, वे अपने जब पोषण वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें बात करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बातें समझ में आई होगी, क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। और अगर आप जुड़ते हो तो रोज आपको ऐसी नई नई मैं आपको बातें, रोज रोज आपको नई नई बातें बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपने अगला टॉपिक रहेगा अपना शायद धातु या अधातु, ठीक है। उस पर अपने क्वेश्चन आंसर पर बात कर लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद। और सभी प्यारे बच्चों को जिनका सेकंड ग्रेड का एग्जाम था, उनको ऑल द बेस्ट। अच्छा हुआ होगा एग्जाम, अच्छा करके आए हो। अगर मेरी क्लासें आपने देखी हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना कि सर क्वेश्चन मिले हैं। अगर नहीं देखे, रवि सर की क्लास देखी है तो उनमें आप कमेंट सेक्शन में बताना कि सर सेकंड ग्रेड में हमने एग्जाम दिया था, रवि सर की क्लास देखी थी, ये इस क्वेश्चन हमें मिले हैं। तो रवि सर का भी आप धन्यवाद कीजिए अगर क्वेश्चन मिले हो तो, ठीक है। और उसके बाद में जो अपना फोर्थ ग्रेड का एग्जाम है, वो आपको पता ही है, एग्जाम डेट आ चुकी है, इसलिए तो अपने ये क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके एग्जाम आगे और चलते रहेंगे, उसमें भी अपने आपके साथ हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे। किसी कारणवश एक या 2 दिन क्लास नहीं आ पाती, आपको पता है हमारे खुद के एग्जाम होते हैं, हम खुद तैयारी करते हैं, खुद भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ये सारा कुछ करते हैं, तो आपके लिए करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।